कत लगाकर साइज को लफ्ज हर्फ को नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हम इन बिटवीन इन लाइंस के हम उसको खुद से एडजस्ट कर सकेंगे। और शुरू के अंदर हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें तो कत लगाकर और लाइन लगाकर ही करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि हम बार बार जब उस हर्फ को लिखेंगे, उस हर्फ की जो एग्जैक्ट शेप है वो हमारे जहन में अच्छी तरह रासिख हो जाएगी और हमारा हाथ उसको लिखने के लिए आदी हो जाएगा। फिर उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही कलम बड़ा छोटा होगा वो उसके मुताबिक ऑटो के ऊपर वो अब उस कलम के साथ उस कलम के जो कत बनते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने इस कलम के साथ कत लगाए हैं और इसी की मेजरमेंट की है क्योंकि हम प्रैक्टिस से करना चाह रहे हैं। अगर हम बिलफर्ज इस कलम से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो हम कत के जो जो मेजरमेंट करेंगे, जो लाइंस लगाएंगे वो भी इसी के मुताबिक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 9, तो हमारी ये लाइन इतनी लगेगी, तो हमारे अलिफ का साइज भी इसी के मुताबिक होगा। इसलिए जिस कलम से आपने प्रैक्टिस करनी है उसी कलम से आप कत लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मजीद आसानी के लिए जो हमें मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये हर कलम पे 9 कत ही लगाने होते हैं? जी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 9 कत लगाएंगे। 9 कत इसलिए कि आप अलिफ को 7 कत से लेकर 9 कत तक लंबा लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए लाइंस लगा रहे हैं और ताकि आपको मेजरमेंट बाद में मुश्किल ना हो। अब हम ये 2 कत के ऊपर एक लाइन लगाएंगे। नीचे से 2 कत और एक ऊपर से 2 कत। ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ, इसका हमारे एक्चुअल में हमारी राइटिंग के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है इन लाइंस का, लेकिन चूंकि अभी हमने स्टार्ट करना है। अभी हम देखें अलिफ को लिखना शुरू करेंगे। अलिफ को लिखने के लिए देखें सुलुस जो हम खत सीख रहे हैं, इस खत के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये खत 60 टू 65 के एंगल पर आपका कलम रहेगा। मिसाल के तौर पर आप ये कंपास रखते हैं और हम एक निशान लगा लेते हैं। ये देखें, ये 60 का एंगल, इसी एंगल के ऊपर, ये जिस एंगल पर आ रहा है उसी एंगल पर अपने कलम को रखें और यहाँ पर एक निशान लगा लें और एक ये 65 के ऊपर निशान लगा लें। यानी ये देखें हर एक का एंगल डिफरेंट होगा। ये कलम हमारा टेढ़ा होता जा रहा है। ये कलम को पकड़ने का एंगल है। कलम को हम कितना मोड़ेंगे, तो याद रखें हमें सुलूस लिखने के लिए मेन हमें 60 के एंगल पर चलना है और हमें 65 के एंगल भी यूज होगा, लेकिन हमारे लिए मेन हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा कलम इस एंगल में हमारे हाथ में रहना चाहिए, 60 के एंगल पर, इस एंगल के ऊपर। हमारा हर हर्फ सुलूस के अंदर इसी एंगल से शुरू होगा और इसी एंगल पर खत्म होगा। शुरू होगा तो भी यूं होगा, खत्म होगा तो भी यूं होगा, ये इसी एंगल के ऊपर। ये चीज, ये जो एंडिंग होगी हमारी वो भी इसी एंगल पर होगी और स्टार्टिंग भी इसी एंगल पर होगी। ये एंगल, ये देखें, ये स्लांटिंग, ये 60 के एंगल पर दोनों चीजें बनेंगी, स्टार्ट भी और एंड भी सुलूस के अंदर। ये पॉइंट समझ आ गए कि हमारा हर हर्फ 60 के एंगल पर स्टार्ट होगा और 60 के एंगल पर एंड होगा। हमारा कलम 60 के एंगल पर होना चाहिए जब एंड होगा। अलिफ के लिए जरूरी है कि मिसाल के तौर पर हमारा 7 से लेके 9 के दरमियान में अलिफ का साइज होना चाहिए। इस दरमियान में जहां पर भी आपको एडजस्ट होता है या जैसे आपको उस जगह के एतबार से, कंपोजिशन के एतबार से बेहतर लगता है, वो साइज थोड़ा सा बड़ा या छोटा उसको कर सकते हैं। ये देखिए हम 60 के एंगल पर कलम को टच करेंगे और याद रखें अरबी खतों के अंदर जो अलिफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है।
स्ट्रेट लाइन है तो अलिफ हमेशा तकरीबन आधा नुक्ता टेढ़ा होता है। यहां से आते आते हमने इसे इस तरफ लेकर आना है, उसको तिरछा हम रखेंगे अलिफ को। आधा नुक्ता अलिफ हमेशा तिरछा रहेगा, यानी नीचे की तरफ से दाएं साइड पर झुका होगा और ऊपर की साइड से बाएं साइड पर झुका होगा। ये देखें, यहां तक हमने तिरछी बिल्कुल एक लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन टेढ़ी आ रही है, ऊपर ऊपर से लेफ्ट साइड पर जा रही है और नीचे से राइट साइड पर आ रही है। ये बिल्कुल एंड के ऊपर आकर हम यहां से इसको थोड़ा सा इस तरफ मोड़ेंगे। ये देखें, यहां से आकर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे अलिफ को। यहां तक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल 90 के एंगल पर, बल्कि ये 90 के बाद तकरीबन 95 तक इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, और नीचे से हम उसको थोड़ा सा फिर वापस लेकर आएंगे, उसी के बराबर ऑलमोस्ट आ जाएगा, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन जहां से हमने स्टार्ट किया था ये हमारा 90 के एंगल पर हमारा स्केल है। और ये देखें, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये तकरीबन आधा नुक्ता अंदर की तरफ जा रहा है। ये अलिफ का हमारा बेसिक स्ट्रोक है, इसको याद रखें। ये आखिर में आके नोक बन जाएगी उसकी, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आएंगे। और अलिफ का जो ताज होगा, यहां से शुरू करेंगे एक नुक्ता कंप्लीट करके। अलिफ का जो ताज है उसका साइड 1.5 नुक्ता होगा यहां तक। ये हमने लाइन लगाई हुई है दो के ऊपर, हम यहां तक अलिफ के ताज का साइज होगा। हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसकी नोक बनाएंगे। ये अलिफ का ताज होगा, हम उसको जरा नीट करके लिखते हैं। ये अलिफ की कंप्लीट शक्ल होगी। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारे ये 7 नुक्ते हैं, देखिए हम मेजरमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं, और हमारा ताज 1.5 नुक्ते का है, 1.5 कत, 1 कत और ये आधा कत। तो ये, और इसी तरह यहां से हम अगर इसको देखते हैं तो ये तकरीबन आधा कट अंदर जा चुका है। ये अलिफ की एग्जैक्ट शक्ल है, जो अलिफ हमारा बनेगा। जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसी को हम, अगर हमारे पास गुंजाइश हो और वहां पर हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो इसी अलिफ को हम 9 कत तक भी ला सकते हैं, लेकिन शेप सेम रहेगी, बाकी रूल सेम होंगे। या 1.5 होगा, उससे कम फासला रखना वो हर्फ को बिगाड़ देगा। मिसाल के तौर पर ये करें और इसके फौरन बाद यूं कर लें, तो ये सुलुस के कायदे के एतबार से ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने दरमियान में एक नुक्ते का फासला नहीं दिया है। अलिफी के अंदर हमारे पास एक और शक्ल है जो हम लाम अलिफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम लाम की नई शक्ल बनाएंगे, वो बाद में हम उसमें भी पढ़ेंगे जब हम लाम के कायदे पर आएंगे। बिल्कुल अलिफी की तरह बनेगी, उसी तरह 95 के एंगल पर थोड़ी सी तिरछी आती हुई और तब दाएं तरफ झुकती हुई नीचे की तरफ आते हुए।
और यहाँ पर अब ये 2 कत हम चूंकि निशान लगा चुके हैं, यहाँ पर इसने 2 कत नीचे आना है। ये इस जगह पर जहां पर पहले हमने इसको छोड़ा था, ये उस जगह पर आकर इस स्तर मिलेगा। और दरमियान में तकरीबन 3 कत या 4 कत का फासला हम के दरमियान में रखेंगे। ये भी ये अलिफ की एक शक्ल है, और ये थोड़ा सा यूं लहरा कर आता है इस शक्ल में, मामूली सा लहरा, उसके अंदर लहर में बिल्कुल मामूली सी है, लेकिन की कदर लहर पाई जाती है। ज्यादा भी की जा सकती है, वो कंपोजिशन की मुनासबत के एतबार से इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जा सकती है। ये साइज उसी तरह रहेगा 1.5 का। और ताज का ये लाम, ये जो अलिफ, इस अलिफ का जो ताज होगा उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। ये आधा कद और कुल मिलाकर 1 कद हो जाएगा। इस अलिफ का कद ताज छोटा होगा, और लाम की या अलिफ की शक्ल का जो ताज है वो 1.5 कद का होगा, और ये 1 कद का होगा। ये अलिफ की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों के अंदर अलिफ लिखा जाता है। तो अलिफ के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। सबका क्लियर है? अच्छा, याद रखें, मैं पहले भी कई बार ये बात दोहरा चुका हूं कि सिर्फ लिखने से ठीक नहीं होगा। आप कलम पकड़ेंगे, शुरू के अंदर आपको कलम के एंगल को सीधा करने में भी दुश्वारी होगी, और कलम के साथ हर्फ की शक्लें बनाने में भी दुश्वारी होगी। लेकिन अगर आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो खुद खूबसूरत होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक चीज बनाना चाह रहे हैं और वो चीज नहीं बनी है, आप समझते हैं कि वो चीज खराब हो गई है, लेकिन आपके हाथ के अंदर इतनी सफाई आ चुकी होती है, इतनी परफेक्शन हो चुकी होती है कि देखने वाला उस वो चीज जो आपके लिए खराब हो गई है, देखने वाले के लिए वो भी अच्छी रहती है। वो उसको भी आपकी हौसला अफजाई कर रहा होता है, शाबाश दे रहा होता है, और आपको उसमें अप्रिशिएट कर रहा होता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। उसकी वजह यही है कि आपका हाथ इतना सीधा हो चुका होता है कि उस हाथ से गलत लिखा हुआ भी ऐसा नहीं होता कि वो बदसूरत लगे, वो आपको गलत लग रहा होता है चूंकि रूल की किसी ना किसी कायदे के खिलाफ आ गए, लेकिन दर हकीकत उसमें आपके हाथ की एक सफाई आ चुकी होती है। अब हम बे की तरफ आते हैं। तो बे के लिए देखें, जो बे की शक्ल है उसका एक ऊपर का हिस्सा है। देखिए, स्टार्ट वही होगा तकरीबन 60 के एंगल से, क्योंकि कलम हमारी हमेशा 60 के एंगल पर ही पड़ेगी। और यहाँ पर हमने नीचे आते हुए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे आते हुए कलम को थोड़ा सा, ये देखिए यूं स्टार्ट करेंगे, कलम आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा सा सीधा कर लेना है, ताकि हमारा यहाँ पर ये चीज ना बनती हो, बल्कि यहाँ पर बड़ी स्मूथ एक नोक आ रही है। मिसाल के तौर पर ये दोबारा देखेंगे, हम ये 60 के एंगल पर उसको स्टार्ट करेंगे और कलम को यूं टेढ़ा कर देंगे ताकि यहाँ पर बारीक नोक आए। उसके बाद हम जब आगे बे को लिखेंगे तो वो 5 से 6 कट बे का साइज होगा।
2 कद बे नीचे नीचे गिरेगी। हम यहां तक बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाएंगे, जिसमें बिल्कुल एक सीधी लाइन है स्लांटिंग, जैसे जबर लगाते हैं, उसमें कोई कोई की तब्दीली नहीं करेंगे। ये चीज, और ये 2 कद नीचे आएगी, और नीचे से एक कद का, एक नुक्ते का फासला होगा नीचे लाइन से। जब यहां पर आ जाएंगे, यहां से हम इसको ऊपर उठाना शुरू करेंगे, और ऊपर आते आते फिर हमारा एंगल 60 होना चाहिए। तो ये हमारी बे की शक्ल बनेगी। दोबारा लिखता हूं। ये एक नुक्ता यहां से नीचे आ जाएगा, और ये तकरीबन 5 से 6 नुक्ते कद जो हैं, ये बे की लंबाई बनेगी। और जब यहाँ पर हमारे पास दरमियान में एक नुक्ते का गैप आना चाहिए, ये इतना झोल होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हम एकदम इसको बंद कर देंगे, बल्कि ये पूरा ऊपर से यहाँ तक कलम को सीधा यहाँ तक रोक कर यहाँ कलम को ब्रेक देंगे। ब्रेक देने के बाद और फिर यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, और दरमियान में एक नुक्ते का यहाँ पर फासला आएगा, और ये इससे थोड़ा सा मामूली सा नीचे होगा, तकरीबन आधा कद या उससे कुछ कम। हमारी बे की शक्ल भी यही होगी, नुक्ता हम पहले सीख चुके हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, यानी स्क्वायर मुरब्बा नहीं बनेगी, बल्कि थोड़ा सा मुस्ततीली शक्ल के अंदर मामूली सा उससे लंबा होगा। और ते और से दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सीधी आएगी। इसमें आपने झोल नहीं देना है इस लाइन के अंदर। मिसाल के तौर पर बात स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से आके यहीं से इसको गोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसको यहीं से आपने झोल नहीं देना, यहां से आपने उसको बिल्कुल सीधा नीचे ले जाना है, और यहां से फिर इसको उठाना है। समझ आ गई? और ये सा का नुक्ता हो गया। बात आसा बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि नुक्ते ऊपर नीचे हैं और नुक्तों की तादाद का फर्क है। अब हम आएंगे काफ की तरफ। काफ वो अलिफ और बा का मिक्सचर है। ये काफ अलिफ की तरह ऊपर से बना दिया गया, उसको बिल्कुल उसी तरह उन्हीं उसूलों के साथ। अलिफ को चूंकि हमने अलिफ की शेप देनी होती है, नीचे से आकर हम थोड़ा सा उसको बारीक करते हैं और उसे अंदर की तरफ ले आते हैं। काफ में चूंकि ये अलिफ नहीं है, इसका ये हिस्सा यहां तक ये बिल्कुल अलिफ की तरह होगा। उसके बाद 2 कद नीचे झुकाते हुए और 5 नुक्ते, ये बेसिक साइज में थोड़ा सा छोटा होगा, 4 से 5 नुक्ते। बे हमारा 6 नुक्तों में है और काफ हमारा 5 नुक्तों में होगा। ये लिखने का तरीका वही होगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी लेकिन ज्यादा झुकेगी नीचे की तरफ। वापस हम उसी एंगल पर आ जाएंगे जिस एंगल से स्टार्ट किया था। ये देख रहे हैं, ये एंगल सेम होगा जहां हमारा एंड हो रहा है। ये काफ की शक्ल है। इसी के अंदर हम फे का इजाफा करते हैं। फे में एग्जैक्ट यही साइज होगा, मेजरमेंट होगी, लेकिन ऊपर की शेप में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा।
तकरीबन ये 2 नुक्तों का होगा ये सारा साइज इसका। बाकी सारा उसी तरह ये हमारे 2 नुक्ते होंगे। कलम को बड़े सॉफ्ट हैंड से चलाएंगे। बाज़ का क्या होता है कि कलम इंक में कोई इशू आता है, कलम में कोई इशू आता है, अगर आप हार्ड हैंड के साथ चलाएंगे, दबा कर उसको चलाएंगे, तो उससे ये होगा कि आपका हर्फ बाज़ का आप जैसे लिखना चाह रहे हैं वैसे वो नहीं चलेगा। आप बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ चलाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी उसमें। यहां से हम कलम को हमेशा रोक कर ऊपर की तरफ लाएंगे, ये बिल्कुल बे की शेप बनेगी। ये एक नुक्ते का फासला होगा नीचे, और ये फा का नुक्ता आ जाएगा। ये बिल्कुल वही शेप है जो बा की शेप है, ता सा की शेप है। काफ में बस थोड़ा सा फर्क है कि काफ का साइज, ये जो साइज है ये वाला, ये एक नुक्ता कम होगा। बाकी इसकी शेप ऑलमोस्ट बिल्कुल बा की तरह होगी। इसको इस सबक में ऐड करने का मकसद यही है कि क्योंकि एक ही शेप के अल्फाज हैं, हरूफ हैं, वो सारे एक ही मरतबा में हम उसको प्रैक्टिस कर लें। ये हमारे आज के हरूफ थे जो हमने कलम के साथ लिखना चाहें तो ठीक है, मार्कर से करना चाहें तो आपकी मर्जी। हम यही प्रैक्टिस मार्कर के साथ कर सकते हैं। देखें ये मार्कर का साइज मेरे कलम से छोटा है, तो लिहाजा मैं इसी के एक कद शुमार करूंगा। ये मेरे यहां पर 9 कद बन रहे हैं। इसी का 1.5 कद होगा, और इसी के नीचे हम 2 कद लेंगे। और इसी के हम कद लगा के पहले निशान लगाएं शुरू के अंदर और उसके बाद लिखें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने साइज कितना बनाना है। और जब आप 5 मरतबा 10 मरतबा हर मरतबा लिखने से पहले कद लगाएं, 5 6 जितने आपको चाहिए, उसके बाद लिखें ताकि आपका एग्जैक्ट साइज बने। फिर आपके जहन में उस साइज की, उस हर्फ का साइज जो है ना वो जहन के अंदर बैठ जाएगा, और आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा ये हर्फ कितना होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में 2 3 दिन के बाद आपका वो स्टेज आ जाएगी कि आप पहले हर्फ लिखें और फिर चेक करें कि मेरी ये मेजरमेंट ठीक रही है कि नहीं रही है। उसके बाद उसको चेक करें। जब आप ऐसे ऐसे स्टेज पर आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपको उस हर्फ के साथ मुनासबत शुरू हो जाएगी, और वो हर्फ आपके हाथ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ये है, इस साइड पर ब्रश को चलाना तो आसान है, लेकिन ब्रश को आप यूं नहीं चला सकते। इस तरफ करेंगे तो वो ब्रश खराब हो जाएगा या उसके बाल फैल जाएंगे चलते हुए, जो आपका हर्फ है उसकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी। तो जब हमें राइट टू लेफ्ट ब्रश को चलाना है तो हमें ब्रश को यूं इस एंगल पर लेकर आना है, ताकि उसके जो ब्रश के बाल हैं उसका एंगल पीछे की तरफ हो। और ये तभी होगा जब हमारी कॉपी के ऊपर कलम के साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फिर उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इस एंगल के अंदर भी ठीक लिख सकें, यानी हमारे हर्फ की जो शेप है वो ठीक आ रही है। यहां पर आकर हम ब्रश को थोड़ा सा मोड़ देंगे। ये हमारे पास, ये हमारा काफ आ जाएगा। ये चीज समझ लें, जो चीज अभी मेन समझने की है। राइट टू लेफ्ट लिखना हो तो हमें नॉर्मल जो ब्रश का हमारे हाथ के अंदर एंगल होता है उसी तरह इसको लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हमें राइट टू लेफ्ट लिखना है तो हमें ब्रश भी इस एंगल पर मोड़ लेना।
वरना फिर दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर। हम क्या करते हैं, ये लगाया और इस तरफ चूंकि कलम चलाना मुश्किल होता है, तो जिस तरफ कलम चलाना होता है इस तरफ हम कुछ डॉट्स लगा लेते हैं। डॉट्स लगाने के बाद फिर उसके ऊपर हम उल्टा कलम चला लेते हैं, तो उसका फायदा ही होता है कि आपकी शक्ल ठीक हो जाती है। और जब आप थोड़ा सा अगले स्टेज पर आ चुके होते हैं, उसमें वैसे ही आप इतने प्रैक्टिस में आ चुके होते हैं कि आप ये चलाएं और आपको आइडिया होता है कि इतना बड़ा अलिफ बे का साइज बनेगा और यहाँ से शुरू करना है और इतना इसे नीचे आना चाहिए और यहाँ से ये सीधा पीछे मिला देना है। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप वैसे ही बगैर डॉट्स के भी उल्टे हाथ के साथ उसको लिख सकें। ये ज्यादा से ज्यादा ब्रश को चलाने की प्रैक्टिस करें, उल्टा सीधा हर एंगल के अंदर। तो जैसे आपको बताया था, उसको मोड़ने के लिए तो ब्रश के साथ जितनी आदत हो जाएगी, अगर हम इसी पर्पज के लिए सीख रहे हैं कि हम इसे पेंटिंग्स करें, तो फिर ब्रश के साथ हमारी अच्छी मुनासबत होनी चाहिए। हर एंगल के ऊपर ब्रश को आपको घुमाकर लिखना आना चाहिए। तो फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर आप चूंकि एक ही कैनवस लें और बार बार उसी कैनवस के ऊपर करें। ये कि अभी मेरे पास टेबल, ताकि जो स्क्रीन के अंदर अच्छी तरह पूरा आ जाए आसानी के लिए, आसानी के साथ, इसलिए छोटे कैनवस के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। आप बड़े साइज का कैनवस लें, उसे ईजल के ऊपर लगा कर रखें। अगर आप टेबल के ऊपर रख के लिखने में कंफर्टेबल है, ये बात याद रखें, जिसकी आदत डालेंगे प्रैक्टिस के अंदर, प्रैक्टिस के दौरान वही फिर आपको उसी में आप कंफर्टेबल होंगे आइंदा भी लिखने के लिए। अगर तो आप टेबल के ऊपर रखकर लिखना चाहते हैं, इसमें कंफर्टेबल है, तो टेबल के ऊपर लिखकर प्रैक्टिस करें, रखकर प्रैक्टिस करें। अगर आप ईजल के ऊपर कैनवस को खड़ा करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपके लिए आइंदा भी उसी के ऊपर लिखना आसान होगा। तो जिस चीज की भी आप प्रैक्टिस, या जिस चीज को आप फ्यूचर के अंदर आप चाहते हैं कि उस पोजीशन के अंदर बैठकर आप पेंटिंग बनाएं, तो उस जरूरी है कि आप प्रैक्टिस भी उसी के अंदर करें। इसका फायदा ज्यादा होगा, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अलिफ लिखने के बाद बाद लोग क्या करते हैं, ताज पहले बना लेते हैं। वो आपकी ऑप्शन है, आपकी आदत की बात है, जैसे आप बना लेते हैं। इसका एंगल, ताज का एंगल, ये अलिफ का एंगल तो हमने ये रखा था, ये 60 का, लेकिन ताज का एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा इस तरह से। ताज 60 से ज्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट 70-75 के दरमियान के एंगल पर शुरू होगा। और जो नीचे है वो ये शेप बनेगी, 1.5 कत। तो उसको, उसका तरीका ये होता है, यहां से हमारे पास अलिफ आ रहा होता है। ये जो हमारे पास बड़ा हुआ हिस्सा है बाहर की तरफ, हम इसके किनारे से शुरू करते हैं और नीचे करते हुए इसके साथ मिला देते हैं। ये मेरा लिखते हुए नजर आ रहा है क्लियर? ये जहां पर इसका किनारा मिल रहा है, यहां से हमने इसके नीचे वाले किनारे को रखना है और नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इस किनारे के बराबर लाकर खत्म कर देंगे। वो खुद ही ऑटो पर 1.5 कत ही बनेगा और शेप भी उसकी एग्जैक्ट जो हमारे ताज की शेप होती है वो होगी।